राजस्थान की सीकर लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो सीकर का नाम शिक्षा नगरी के नाम से पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध है। वहीं सीकर का अगर नाम आता है तो यहाँ से इस धरती से सीकर जो कि शेखावाटी के अंदर आता है, यहाँ से उपराष्ट्रपति से लेकर उप प्रधानमंत्री हो या फिर जो लोकसभा अध्यक्ष है, इन तमाम पदों तक यहाँ से कई जो लोग हैं इन मान पदों तक गए हैं। मैं इस वक्त सीकर के अंदर हूँ और मेरे साथ सुमेधानंद सरस्वती जो वर्तमान में सांसद भी हैं। महाराज जी से मैं बात भी करूँगा क्योंकि तीसरी बार पार्टी ने विश्वास जताया महाराज जी, क्योंकि हमने अभी देखा आपका, क्योंकि एकदम सिंपल जीवन, जो सात्विक खाना और एकदम सादा जीवन, क्या कहेंगे इसके बारे में? शेखावाटी में ख़ासतौर से सीकर ये राजस्थान की संस्कृति की धरोहर है, शिक्षित है, एजुकेशन हब है सीकर, और ये वीरों की धरती है। यदि आप सेना में देखेंगे तो सर्वाधिक सैनिक हमारे इन 3 जिलों के सीकर, चूरू, झुंझुनू के आपको सेना में मिलेंगे। गौरव सेनानी भी हमारे सबसे अधिक मिलेंगे। और इसके साथ साथ में ये संतों की धरा है। अनेक आश्रम आपको मिलेंगे जो समाज सेवा के क्षेत्र में लगे हुए हैं, गौ सेवा के क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो मेरा भी यही विज़न रहा है शुरू से ही, क्योंकि सीकर एजुकेशन का हब है। तो मेरा अधिकतर समय राजनीति में आने से पहले मेरे 25 साल एजुकेशन में लगे। बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों में ध्यान, योग, प्राणायाम के संदर्भ में एजुकेशन के महत्व को बताना, ये सारा काम मेरा रहा है। और अब भी जब मुझे समय मिलता है राजनीति से हट करके, तो मैं मेरा बहुत सा समय छात्रों में देता हूँ। और उसी का परिणाम है कि अभी सीकर में समथिंग 2.25 लाख 1.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं पूरे देश भर से। लेकिन यहाँ का वातावरण अच्छा है। लेकिन महाराज जी, जैसे मैं अगर आपके चुनाव का समय चल रहा है, तीसरी बार पार्टी ने आप पे विश्वास जताया है, अगर मैं बात करूं आपकी महाराज जी सुबह की दिनचर्या की, तो क्या कुछ दिनचर्या रहती है? अभी चुनाव है। चुनाव से पहले मैं लगभग 11 बजे के आसपास सोता था और 4 बजे उठ जाता था जी। 5 घंटे की, लगभग 5.5 घंटे में सोता हूँ। इससे अधिक नींद की मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। दिन में मैं सोता नहीं हूँ कभी। अब लगभग 12 बज जाते हैं, 1 भी बज जाता है, लेकिन मेरा उठना वही 5 सवा 5 का रहता है। और उसमें फिर सुबह उठ करके आधा घंटा, पहले मैं 1-1.5 घंटा लगाता था। घूमना है, योग प्राणायाम है। अब क्योंकि लोगों से मिलना जुलना खूब रहता है, डेली नित्य प्रति के कार्यक्रम रहते हैं, आधा घंटा योग प्राणायाम करता हूँ। उसके बाद फिर मैं स्नान करके हवन, और हवन के बाद मैं गायों को रोटी देता हूँ। फिर कुछ लोग आए हुए होते हैं, क्योंकि अब भी चुनाव हो चाहे नहीं हो, पब्लिक के कुछ काम होते हैं, आवश्यक काम। फिर मैं लोगों से मिलता हूँ और उसके बाद में फिर मैं क्षेत्र में निकल जाता हूँ। नित्य प्रति हम लगभग 25 के आसपास गांव कवर करते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ 450 पंचायतें हैं। हमारे यहाँ 8 नगर पालिका, 1 नगर परिषद है। तो इतना बड़ा क्षेत्र है, 22 लाख वोटर हैं। उसको पूरे को संपर्क करना, उनके साथ मिलना जुलना, बैठना, सारा का सारा, इसके लिए काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ती है। और मैं सहज भाव से उसको कर रहा हूँ। लोगों में श्रद्धा है, आस्था है। विकास के डेवलपमेंट के जो काम किए हैं उससे लोगों में ये बना है कि स्वामी जी हमारे लिए सबसे अच्छे एमपी सिद्ध हुए हैं। लेकिन महाराज जी, जब मैं सीकर की धरती की बात कर रहा हूँ, तो सीकर की धरती को हर्ष और जीन के नाम से भी जाना जाता है। यानी 2 बहन भाइयों की कहानी काफ़ी इतिहास के अंदर चर्चित भी है, लोग उनको नमन भी करते हैं। मैं यहाँ के मुद्दों की बात करूँ तो इस बार के चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? देखिए, मुद्दे, हमारा जो मुद्दा है, हमारी पार्टी का मुद्दा है, मेरा जो मुद्दा है, उसमें मुख्य रूप से हम विकास को लेते हैं। जब तक देश का विकास नहीं होगा, देश विकसित नहीं होगा। और देश विकसित तब होगा जब हमारी गांव ढाणी, हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे स्टेट समृद्ध होंगे। हमारा आम नागरिक जो है उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, वो एजुकेटेड होगा, वो संस्कारित होगा। बिना संस्कारों को भी बात बनती नहीं है। तो मैं खाली केवल इकोनॉमी पर ध्यान नहीं देता हूँ। मेरा हमेशा ये बल रहता है कि हमारे नौजवान, हमारी पीढ़ी संस्कारित भी हो, शिक्षित भी हो और आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न हो, तब विकसित भारत बनेगा। तो उसी दिशा में हम लगे हुए हैं। मैंने जो काम करवाए हैं वो भी इसी प्रकार की, जैसे मेडिकल कॉलेज है, यहाँ का विश्वविद्यालय है, यहाँ सैनिक अकादमी, केवल एकमात्र अकादमी सैनिक अकादमी, पहले एक चंडीगढ़ में, मोहाली में होती थी, दूसरी अगर कहीं बनी है तो सीकर में बनी है। इसके साथ साथ में
हमारे यहाँ जैसे यूरेनियम का कारखाना है, एक कनेक्टिविटी का बहुत प्रभाव पड़ता है। जी। पहले रेलवे की कनेक्टिविटी क्योंकि मीटर गेज था, इधर जयपुर से आगे नहीं जा पाते थे, उधर दिल्ली से आगे नहीं जा पाते थे, बीकानेर गंगानगर से आगे नहीं निकल पाते थे, राजस्थान में सिमट कर रह जाते थे। अभी हमने जब ब्रॉडगेज बना है मेरे सांसद बनने के बाद में, पूरा इलेक्ट्रीफाई हो गया। आज बॉम्बे है, रामेश्वरम है, शिरडी है, इसके साथ साथ में चेन्नई है और प्रयागराज है, बॉम्बे है, अहमदाबाद, भोपाल, उज्जैन, ये इंदौर, सब जगह हमारी कनेक्टिविटी जुड़ गई है। तो इससे क्षेत्र के लोगों को व्यापार में, बिजनेस में, एजुकेशन में सुविधा रहती है। लेकिन महाराज जी, मैं आपके प्रतिद्वंदी की बात करूं, वहीं कांग्रेस ने अपने जो इंडिया गठबंधन के तहत अपने जो प्रत्याशी है राम जी, उनको उतारा है। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक प्रतिद्वंदी हैं आपके सामने और आप लगातार 2 बार आप सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार हैट्रिक बनाने की दावा कर। देखिए, हमारे जो सामने उम्मीदवार है उनके पास धरने प्रदर्शन के सिवाय कुछ नहीं है। अच्छा। वो 4 बार एमएलए भी रहे, वो अपनी लोकसभा में एक उपलब्धि नहीं बता सकते कि मैंने 4 बार में ये दिया। हम किसानों के हितैषी हैं। 27 साल तक पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार रही, 30 साल कांग्रेस की रही, दोनों का गठबंधन है, तो हम दोनों की बात करेंगे ना। तो 57 साल तक लगातार वहाँ सरकार रही है और उसके बाद दीदी है। यहाँ तो वो धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बंगाल में 1 किलो अनाज भी एमएसपी पर नहीं खरीदा गया। क्यों नहीं मंडी डेवलप की 27 साल में? एक मंडी तो डेवलप करके बताते, वहाँ एमएसपी लागू करके दिखाते, एमएसपी खरीद जो मिल रहा है उसको देते। अभी किसान सम्मान निधि आज तक वो दीदी जो है वो नहीं कर पा रही है। मोदी जी का आयुष्मान भारत लागू नहीं करवा पा रही है। एक तरफ तो तुम गरीबी की बात करते हो, किसान की बात करते हो, और तुम्हारी जहाँ सरकारें हैं वहाँ तुमने क्या किया? इसलिए अमरा राम जी के पास में खाली केवल किसान किसान करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और राजस्थान में सीकर की पब्लिक उनको कतई स्वीकार नहीं कर रही। लेकिन महाराज जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आपके काम है, विकास के कार्यों को ध्यान में रखते हुए सीकर की जनता तीसरी बार आप पे विश्वास जताएगी। लेकिन मैं एक सवाल आपसे भी करना चाह रहा हूँ। अगर मैं सीकर की बात करूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ के अगर राजनीतिक समीकरण देखते हैं तो यहाँ पे कुल 8 सीटें हैं। 8 में से जो 3 है वो बीजेपी के पास है, जबकि 5 है वो कांग्रेस के पास। तो इस चीज़ को किस तरीके से आप करेंगे? देखिए, लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे अलग रहते हैं, बिल्कुल, लोगों की भावनाएं अलग रहती हैं। जी। लोकसभा के चुनाव में एक तो संपूर्ण देश का परिदृश्य देखा जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्र को ऊंचाइयों पर लेकर के गए हैं, पूरे विश्व में उसका गौरव बढ़ाया है, उन मुद्दों को देखते हैं। और चीज़ें जो उन्होंने सैनिकों के हित में, किसानों के हित में, आम गरीब आदमी के हित में 4 करोड़ मकान बना करके दिए हैं, 12 करोड़ शौचालय बना के दिए हैं। इसके साथ साथ में किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, कोरोना काल में लोगों को संभाला। ये सारी बातें जब सामने उभर के आती हैं, देश की सीमाएं, सेनाएं, सब चीज़ों को उन्होंने मजबूत किया है। ये सारी चीज़ें जब आती हैं, पिछले इलेक्शन की बात बताऊंगा आपको, मेरी केवल 1 सीट थी, कांग्रेस की 7 थी। उससे पहले वाले चुनाव में हमारी 5 थी, कांग्रेस की 3 थी। तो उसमें तो मेरे को 2.5 लाख वोट से मैंने विजय प्राप्त की। जब इनकी 7 थी, हमारी 1 थी, तो मैंने 3 लाख से विजय प्राप्त की। तो ये मुद्दे अलग होते हैं, विषय अलग होते हैं। सामने फिर मैंने सारा जीवन इसमें लगाया है, खपाया है। आम आदमी के लिए मैं हमेशा सुलभ रहता हूँ, उपलब्ध रहता हूँ। 24 घंटे दरवाजे खुले रहते हैं। कभी भी कहीं भी कोई आदमी मेरे पास आ सकता है, कोई रोक टोक नहीं है किसी प्रकार की। तो ये कारण है कि हम अच्छी तरह से, बहुत बड़े बहुमत से, पिछले भी ज़्यादा वोटों से इस बार जीतेंगे। लेकिन महाराज जी, जैसे मैं अभी आपके रूम में बैठा था, तब मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी कि वहाँ पे काफ़ी मतलब तस्वीरें लगी हुई थी, जिनमें आपके जो गुरु हैं उनकी भी तस्वीर है, दयानंद सरस्वती जी, उनकी भी तस्वीर है। फिर उनके बाद जो दूसरी पीढ़ी आती है उनकी भी तस्वीर। तो किस तरीके से आपको लगा कि हाँ, मुझे राजनीति के अंदर आना चाहिए? और समाज सेवा करते ही हैं, लेकिन अब पूरे तौर पे अपने जीवन को समाज के बीच में या फिर जनता के बीच में उनकी सेवा के रूप में बिताना चाहिए। मैं वैसे तो मैंने घर छोड़ा था, मेरा उद्देश्य था राम प्रसाद बिस्मिल से, खास तौर से महर्षि दयानंद से प्रेरणा लेके, स्वामी ओमानंद जी, स्वामी सर्वानंद जी, इन लोगों से प्रेरणा लेकर के, और ख़ास तौर से राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा पढ़ने से मैं प्रेरित हुआ। उन्होंने एक बात कही कि जब तक देश शिक्षित और संस्कारित नहीं होगा तब तक उसका उत्थान नहीं होगा। बिस्मिल ने एक बात कही कि शिक्षित व्यक्ति का शोषण नहीं होता और संस्कारित व्यक्ति का पतन नहीं होता।
तो मैंने तो मेरा जीवन इन दो काम के लिए खपाया। मैं समाज को शिक्षित करूं, शोषित करूं, संस्कारित करूं, ताकि शोषित न हो। तो अब विषय ये आया है कि राजनीति का, तो मेरा लगभग बड़े बड़े लोगों से संपर्क रहा है। चौधरी चरण सिंह थे, साहिब सिंह वर्मा थे, बैरसिंह शेखावत जी थे, चौधरी कुंभाराम जी थे, चौधरी देवलाल जी थे। इन लोगों से संपर्क रहा है क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ। और आर्य समाज तो वो संस्था रही जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। लाला लाजपत राय थे, राम प्रसाद बिस्मिल, स्वामी श्रद्धानंद, कितने श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये महर्षि दयानंद के अनुयायी थे। और हजारों लाखों लोग, यहाँ तक कि सरदार भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह जी, उनके पिताजी किशन सिंह जी, ये लोग भी जुड़े रहे। तो हमारी तो पीढ़ी ही आज़ादी के मूवमेंट में जुड़ी रही। वो संस्कार थे, परिवार भी उस तरह से लगा रहा, वो संस्कार थे। तो मेरा ये मानस था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे बुलाया और बुला करके उन्होंने सर्वे आदि करवाए होंगे। मुझे कहा कि स्वामी जी आपको चुनाव लड़ना है। मैंने कहा मैं सामाजिक आदमी हूँ। नहीं, आप जैसे लोगों की आवश्यकता है। तो क्योंकि सेवा, राजनीति में बड़ी सेवा हो सकती है, यहाँ साधन भी उपलब्ध हो जाते हैं, आपके पास शासन होता है, प्रशासन होता है, और हम वहाँ तो केवल समाज सेवा कर पाते हैं, यहाँ राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हम लाभ लोगों को दे पाते हैं। और मैं इससे संतुष्ट हूँ। मेरे दरवाजे खुले रहते हैं। आम गरीब आदमी कभी भी मेरे पास आके सीधा आकर के वो आता है और मैं उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन करता हूँ। यही राजनीति का उद्देश्य था। वहाँ भी सेवा थी, यहाँ भी सेवा है। लेकिन महाराज जी, जैसे आपने बताया कि आज़ादी के समय से आपने कई लोगों के जो राजनीतिक जीवन आपने देखा है, भैरव सिंह जी शेखावत है, उनका भी देखा है, और वो मूल रूप से इसी धरती से आते हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि अगर उस समय की राजनीति की बात की जाए और आज की राजनीति की बात की जाए, तो कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगाती है कि आज़ादी के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। इसको आप किस तरीके से देखें? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, बीजेपी ने आज़ादी के लिए क्या किया और कांग्रेस ने आज़ादी के लिए क्या किया। हमारे सीकर का परिदृश्य अगर आप देखेंगे जी, तो हमारे जितने भी इनके एमएलए हैं वो बताएं कि भाई तुमने आज़ादी के लिए क्या किया। बिल्कुल। विषय ये होता है कि उस समय क्या परिदृश्य था। उस समय बहुत सारे लोग जो आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो उस समय आज़ादी की लड़ाई लड़े। अभी सरदार बेअंत सिंह का पोता आज भाजपा में है। तो उस समय परिदृश्य क्या था। और उस समय अकेली कांग्रेस की बात नहीं करता हूँ, राजस्थान में प्रजा परिषद लड़ाई लड़ रहा था। यहाँ कांग्रेस तो कुछ संभागों में थी। और पटाभी सितरमैया ने खुद एक बात लिखी, जब उनसे महात्मा गांधी जी ने यह कहा कि भाई आप जाओ जेलों में सर्वे करो कौन विचारधारा के लोग ज़्यादा हैं, तो पट्टाभी सितरमैया कांग्रेस के 3 वॉल्यूम लिखे उन्होंने इतिहास के। शायद वर्तमान कांग्रेस के कोई 2-4% लोग होंगे तो उन्होंने पढ़ा होगा, नहीं तो उन्होंने ये भी नहीं देखा कि कांग्रेस का इतिहास क्या होता है। मैंने पढ़ा है, मेरे पास तीन वॉल्यूम क्या थे, एक बार हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। कांग्रेस ने, मैं फिर कह रहा हूँ, पट्टाभी सितरमैया को महात्मा गांधी ने ये कहा कि जेलों में किस विचारधारा के लोग हैं, आप सर्वे करिए। तो पट्टाभी सितरमैया ने कांग्रेस का इतिहास लिखा, वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। और उस इतिहास में वो लिखते हैं कि मैंने जो उत्तर भारत और मध्य भारत के जेलों की यात्राएं की, तो उसमें सर्वाधिक वो लोग हैं जो महर्षि दयानंद के अनुयायी हैं। तो क्या महर्षि दयानंद के अनुयायी केवल कांग्रेसी थे? वो एक मूवमेंट था, उसमें अनेक संस्थाएं थी, उसमें नागा साधु थे, उसमें सिख बहुत मूवमेंट था, उसमें आर्य समाज का मूवमेंट था, उसमें प्रजा परिषद का मूवमेंट था। और इसलिए गांधी जी ने एक बात कही थी कि आज़ादी की लड़ाई में सब लोगों का हिस्सा है, इसलिए अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। इन लोगों ने कांग्रेस की, महात्मा गांधी की भावना का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं ने गांधी जी की भावना का सम्मान नहीं किया, क्योंकि ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य समाज सेवा था और देश का उत्थान था, वो भी आज़ादी लड़ाई में थी, नहीं किया। तो अब पब्लिक कर रही है। आज कांग्रेस जो है ना, उन्होंने तो गांधी जी ने कहा था उसी इसमें खत्म कर दो, आज पब्लिक ने उसको स्वीकार कर लिया कि ये लोग सारा समूह केवल एक मूवमेंट था आज़ादी की लड़ाई का। तो अब ये ठेकेदारी नहीं बन सकते। अब सब लोग, हमारे जैसे आदमी भी और बहुत से आदमी भी जो आज़ादी की लड़ाई में लगे हुए थे। मेरा आपसे सवाल ये की है कि सीकर की बात की जाए तो सीकर के अंदर इस बार के चुनाव में क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि कहा जाता है कि इस लोकसभा के अंदर जाट जो वोटर्स हैं वो यहाँ पे निर्णायक होते हैं। और जाट, वैसे कहा जाता है कि जो कांग्रेस के पारंपरिक वोटर्स होते हैं, किस तरीके से आप उनको, मतलब कांग्रेस की जो किला है उसको भेजेंगे? देखिए, टोटल अगर औसत लगाएं ना जातिगत हिसाब से, तो जाट यहाँ ज़्यादा है।
बिल्कुल। लेकिन 22 लाख वोटर हैं, 22,10,000 वोटर हैं, उसमें लोग 5.5 पौने 6 लाख जाट है, तो 16 लाख लोग दूसरे भी हैं, अदर कम्युनिटी हैं, सारी कम्युनिटीज हैं। कोई भी पार्टी एक कम्युनिटी को लेकर के सक्सेस नहीं हो सकती। लोकतंत्र में 36 कौम जब तक साथ नहीं आती हैं तब तक आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप राजनीति नहीं कर सकते। मेरा जन्म जाट परिवार में हुआ है, मैं एक सन्यासी हूँ। अब मैं जातिवाद में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं सब लोगों को साथ लेकर चलता हूँ। जाट तो मेरे साथ रहेंगे ही, क्योंकि मैंने वो काम किए हैं। हमारे यहाँ जाटों के एक बहुत बड़े योद्धा थे, लोठ जी जाट, उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ तो मैंने उसमें 1 साल लगाया। स्वामी केशवानंद जी जो शिक्षाविद थे और आज़ादी के आसपास जब उन्होंने सबसे अधिक काम अगर किया तो उन्होंने किया, उनके आश्रम, उनका जन्म स्थान पर हमने स्मारक बनाया, उसमें मैंने योगदान दिया। यही जाट बोर्डिंग, इसमें चौधरी रतन सिंह जी गोठड़ा और अपने हमारे क्या नाम है चौधरी रणमल सिंह जी, इन लोगों के साथ, रामदेव जी, इन सब के साथ मिल करके मैंने भी कलेक्शन करवाया। तो क्या सीकर में पानी का मुद्दा रहेगा? सीकर में पानी दे रहे हैं ना। अभी हमारी राजस्थान सरकार आने के बाद में हरियाणा के साथ समझौता हुआ है, बिल्कुल यमुना का समझौता हुआ है। एक हमारा जो पेंडिंग पड़ा था कुंभाराम लिफ्ट कैनाल से पानी, हमारी 2 विधानसभाओं को, क्योंकि तहसीलें बहुत बन गई, अब 2 विधानसभा फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ को जो पहले पानी मिल गया, हमने जर्मन स्कीम एक आई थी उनके सहयोग से। अब हमारी जो 6 विधानसभा बची हुई हैं उसके लिए इंदिरा गांधी नहर का कुंभाराम लिफ्ट कैनाल के माध्यम से उसका बजट भी बन गया, उसका डीपीआर भी बन गया, उसका काम शुरू होना है। 2-2.5 साल में पानी पिला देंगे। फिर यमुना का पानी की बात रहती है, वो समझौता हुआ है। वो पानी भी जो बाढ़ का एक्स्ट्रा पानी होता है, समथिंग 1700 क्यूसिक्स पानी अच्छा होता है, बहुत होता है, वो 3 जिलों को मिलेगा, चूरू, जुनू, सीकर। तो सीकर में वो पानी आएगा तो उस पानी से सिंचाई में लोगों को लाभ मिलेगा। तो पानी का मुद्दा तो रहेगा, और उसका समाधान यदि किसी ने किया है और करेंगे तो वो भाजपा ही है। कांग्रेस की सरकारें तीनों जगह रही, वो कभी नहीं कर पाए। बिल्कुल, ये थे सुवेंद्रानंद सरस्वती महाराज, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार के लोकसभा चुनाव के अंदर अगर सीकर लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ पे विकास के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सीकर की जनता है अपने प्रत्याशी का चुनाव करेगी। और वहीं उनके जो प्रतिद्वंदी अमराराम चौधरी हैं उनके ऊपर साफ तौर पे सुवेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि जाट जो वोटर्स हैं वो केवल उनके साथ ही नहीं बल्कि बीजेपी के साथ भी अपने जो विकास है उसके लिए अपने मत का सही प्रयोग करेगी। सीकर से जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। एनडीटीवी की टीम पहुंची है सुवेंद्रानंद सरस्वती महाराज के आश्रम में। आप देख सकते हैं ये तस्वीर है, यहाँ पे महाराज जी खुद ने यहाँ पे सैकड़ों पेड़ पौधे लगाए हैं। यहाँ पे उनके अनुयायी हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है राजस्थान की 25 सीटों पे जो पहले चरण के अंदर सीकर लोकसभा सीट है उस पर मतदान होना है। यहाँ के उन अनुयायी हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। सर, क्या कुछ इस बार रहेगा, क्योंकि महाराज जी काफ़ी बिजी भी चल रहे हैं, जो इंसान सादा जीवन जीता है और वहाँ पे इस तरीके से एकदम से चुनाव की जो भाग दौड़ है वो लग जाती है। सरदेव स्वामी सुमेधानंद जी सीकर लोकसभा के सभी लोगों के हृदय में बसते हैं और 22 लाख से अधिक मतदाता हैं। तो कोशिश तो की जा रही है कि स्वामी जी सब लोगों से मिले। बाकी दिन प्रतिदिन में भी लोग यहाँ आके स्वामी जी से 12 महीने मिलते रहते हैं। ये आश्रम के दरवाजे तो 24 घंटे लोगों के लिए खुले रहते हैं और स्वामी जी का तो परिवार ये पूरा सीकर लोकसभा है, तो अपने परिवार में है और चाहे कम समय दे पाए चाहे ज़्यादा दे पाए, हर स्थिति के अंदर स्वामी जी मजबूत हैं। शेखावाटी का सीकर जिला वैसे तो शिक्षा के नाम पे पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है, लेकिन शेखावाटी का नाम जब आता है तो यहाँ से जो पूरे देश भर के अंदर जो सेना है उसके अंदर कई महत्वपूर्ण पदों पे यहाँ से कई जवान हैं, वो यहाँ से इसी धरती से गए हुए हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस जो कि इंडिया गठबंधन है उसके प्रत्याशी अमराराम चौधरी हैं, तो वहीं पे बीजेपी के तीसरी बार के जो कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपना जो प्रत्याशी है वो सुमेधानंद सरस्वती महाराज को यहाँ पे अपना फिर से विश्वास जताते हुए उतारे। मैं सीकर की जनता से बात करूंगा कि इस बार
क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और वर्तमान सांसद ने क्या क्या काम करवाए हैं, क्या उन कामों से सीकर की जनता संतुष्ट है। बाबू जी, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगा। हाँ, मेरा नाम है लक्ष्मण सिंह बगड़िया, श्यामपुरा। अभी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, क्या वर्तमान सांसद जी के कार्यकाल से आप खुश हैं? देखो जी, हम तो खुश है नहीं, हमारे गांव में तो अभी तक जाके नहीं आए कभी है, अच्छा। और हमारे गांव में कोई काम भी नहीं करवाया है। हम तो खुश है नहीं, और जो कराया काम वो खुश होंगे, लेकिन हम तो खुश नहीं है। तो क्या कुछ आपके, अगर मैं क्षेत्र की बात करूं, सीकर जिले की बात करूं, लोकसभा की, तो क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव मुद्दे क्या, गठबंधन है। देखो, कांग्रेस वाले अमराराम को दे देंगे तो अमराराम जीत जाएगा है, और अगर कांग्रेस वाले नहीं देंगे तो सुमेधानंद जी जीत जाएंगे हैं। लेकिन महाराज जी तो बोल रहे हैं कि मैंने सीकर का काफी विकास कराया है, हर पानी तक लेके आया हूँ मैं यहाँ। कहाँ पानी लाए हैं? हमने देखा नहीं कहाँ लाए पानी। कहने से क्या होता है? अच्छा। कहने से कुछ नहीं होता है। कहाँ लाए पानी? हमारा गांव श्यामपुरा है, वहाँ का अगर उसका कभी गया हुआ भी हो, श्यामपुरा में गया भी हो तो हम आपको बताएं, लेकिन हमारे गांव में तो गया भी नहीं अभी तक। बिल्कुल, 2 देखिए चुनाव जीत लिए उन्होंने है, और श्यामपुरा में गए ही नहीं। कुल मिला के इस बार के चुनाव में जो बेरोजगारी का मुद्दा है या फिर विकास का मुद्दा है, वो इस बार के चुनाव में रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव के अंदर क्योंकि सीकर की जनता, यहाँ पे अगर बात की जाए एजुकेशन के हिसाब से, तो ये जो सिटी है एजुकेशन के लिए पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है, और यहाँ से तकरीबन 2 लाख से अधिक जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ की जो महिलाएं हैं उनका साफ तौर पे कहना है। मैम, आपसे भी मेरा यही सवाल है, सुमेधानंद जी, सरस्वती जी यहाँ पे विकास की बातें करते हैं, 2 बार सांसद के तौर पे उन्होंने अपनी भूमिका अदा की है, क्या कुछ कहेंगे? अब हम सीकर के रहने वाले तो है नहीं, हमारा तो काम बस बच्चों को पढ़ाना ही है, और इसमें बच्चों की पढ़ाई में कोई छूट है नहीं। कैसे? अगर मान लो कि उन्होंने कहा है कि शिक्षा के ऊपर उन्होंने पूर्ण तौर पे जोर दिया है। हाँ, शिक्षा के तौर पे जोर तो खूब दिया है, पर ये महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। महंगाई, हाँ, एक गृहिणी के तौर पे आप महंगाई, हम आम आदमी, हम गाँव के रहने वाले हैं ना, इतनी महंगाई से हमारे बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकते। हर चीज, कुछ भी लो चाहिए, हर चीज में महंगाई है। तो महंगाई इस बार के चुनाव में मुद्दा रहेगा? पता नहीं, आगे तो और महंगाई हो जाएगी। मकान का किराया वही पूरा गाँव में तो सबसे आप ज्यादा। आप माता जी, क्या कुछ मुद्दों को ध्यान में रखते मैं हैं? भी इसलिए आई हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। अच्छा। तो मकान का किराया भी बहुत महंगा है, हाँ। और सब चीज की महंगाई है। और बच्चा के खैर पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। तो रोजगार भी कुछ है इस बार के चुनाव में? कहीं रोजगार न कहीं रोजगार से। अच्छा, रोजगार अरे सरकार तो सब नहीं है कहते, सब समान रहो, समान रहा के कोट से, और तो सरमान ने तो बिल्कुल नंबर कौन दे पूछा हुआ है। अच्छा। नहीं तो सरकार भी सबने समान रखे ना, माने भी कहीं ना चाहिए। कहीं सबको सम्मान रखना चाहिए। हाँ, चुनाव में किया सर। क्या कुछ काम किया है बताएंगे? एक या 2 काम गिनाएंगे? यूनिवर्सिटी कौन लेके आया? अच्छा, सीकर में मेडिकल कॉलेज भी वही लेके आए, अच्छा, काम किया। और हम तो मोदी जी को देख के वोट देंगे। अच्छा। वैसे भी तो महाराज जी को देख के नहीं? महाराज जी तो है ही है, बल्कि वैसे ऊपर मोदी जी है, मोदी जी को देख के देंगे वोट तो। क्या कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि आप यहाँ के देखते हैं, क्योंकि एक सब्जी मंडी है, इसके बाहर आप अपना जो आप व्यवसाय करते हैं, क्या विकास में तो पानी की ज्यादा समस्या होती है। यहाँ नाले भर जाते हैं पानी के लिए, बारिश के समय पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। ये पूरा पानी का हो जाता है, पानी का निकास बहुत कम है। तो अगर मैं वर्तमान सांसद की बात करूं तो वर्तमान सांसद को आप कितने नंबर देंगे 10 में से? वर्तमान सांसद का तो पता नहीं अभी तक कितने नंबर देंगे? 10 में से 8 देंगे, 7 देंगे? वर्तमान सांसद ने भी किया है, अच्छा, काम तो किया है उन्होंने भी। अच्छा, 10 में से आप देंगे तो 8 नंबर तो देंगे उनको। 8 नंबर देंगे, बिल्कुल देंगे। उनके कार्यों के आधार पे। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं बात करूं इस बार के चुनाव में, क्या वो तो दावा कर रहे हैं कि हमने सीकर को चौमुखी विकास किया है? बिल्कुल, सीकर में विकास तो हुआ है, इतना भी नहीं तो मतलब कि यार एक मिनट रुको। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि सीकर के अंदर विकास हुआ है, लेकिन विकास कार्यों के आधार पे ही सीकर की जनता अपने जो सांसद है या फिर जो यहाँ से प्रत्याशी रहेंगे, चाहे बीजेपी हो या फिर इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, उनके चेहरों को ध्यान में नहीं रखते हुए बल्कि विकास के मुद्दों पे, जबकि यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों से जुड़ा हो, चाहे वो
पानी से जुड़ा हुआ हो या फिर तमाम इन मुद्दों को लेकर जो जनता है उनके कार्यों के आधार पे जो उनका रिपोर्ट कार्ड है, जो जनता है वो उसी के आधार पे अपने मत का प्रयोग करेगी। सीकर से जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।